सेंट पीटर्सबर्ग में युवाओं ने स्वान लेक बैंड गाकर शासन को चुनौती दी। आधुनिक युद्ध केवल अग्रिम मोर्चे पर ही जीते या हारे नहीं जाते। कभी कभी सबसे घातक प्रहार सबसे अप्रत्याशित जगह से, व्यवस्था के केंद्र से आता है। 15 अक्टूबर की रात सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर ऐसी ही एक लहर दौड़ गई। उस रात सेंट पीटर्सबर्ग के पत्थरों ने अपनी सामान्य गूंज छोड़ दी और एक नया कंपन महसूस किया। सुर गूंजे, शब्द कठोर हुए और सैकड़ों रूसी युवकों ने एक साथ बैंड गीत गाते हुए भय की दीवार में पहली असली दरार डाल दी। तस्वीरों में रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर के बीचों बीच एक स्ट्रीट म्यूजिशियन के इर्द गिर्द युवा लोग इकट्ठा दिख रहे हैं, जो नॉइज एमसी का गाना कोएनपरेटिव स्वान लेक गा रहे हैं। फोन की लाइटें लहरों की तरह उठ रही हैं, लय ताल के साथ चल रही है और जैसे जैसे कोरस बढ़ता जा रहा है, वहां मौजूद लोगों की नसें खिंच रही हैं। रूस में ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। एक साधारण सी धुन भी शासन पर चरमपंथ के आरोपों, सेना को बदनाम करने के आरोपों और लंबी हिरासत से जुड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे गाया और फैलाया गया। कुछ ही मिनटों में वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गए, खबर बन गए, और जैसे जैसे व्यूज की संख्या बढ़ी, क्रेमलिन का सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा एक रात के लिए लड़खड़ा गया। यह गाना यूं ही नहीं चुना गया था। इसके बोल सीधे युद्ध प्रचार स्क्रीन से आने वाले नीरस शोर और युवाओं के कानों में डाले जा रहे भय और आत्मसंतुष्टि के मिश्रण पर केंद्रित थे। और यह सोवियत इतिहास के सबसे प्रभावशाली प्रतीकों में से एक, स्वान लेक, एक भ्रम पर आधारित था। सरकारी टेलीविजन उस बैले को नेताओं की मौत, तख्ता पलट की कोशिशों और महल की साजिशों के दौरान एक मनमोहक पर्दे की तरह प्रसारित करता था। जनता तुरंत समझ जाती थी कि पर्दे के पीछे कुछ तो हो रहा है। इसलिए जब उस रात युवाओं ने हंसों को नाचने दो शियाए, पी पी शाही का नारा लगाया, तो वे सिर्फ एक बैले का ही नहीं, बल्कि एक शासन की कमजोरी और पर्दे के पीछे सत्ता की कांपती हुई नसों का भी आह्वान कर रहे थे। यही वजह है कि आज सहकारी स्वान लेक युद्ध में डूबी पीढ़ी के अनौपचारिक गान की तरह प्रचलित है। इसका हर एक राग एक नई बुद्धिमत्ता, एक नए साहस की नब्ज थामे हुए है, जो कहता है कि बस बहुत हो गया। साथ ही क्रेमलिन समर्थित खाते और प्रचार मंडल, जैसा कि अनुमान था, गुस्से का ज्वार उगल रहे थे। देशद्रोही विदेशी एजेंट और मातृभूमि की पीठ में छुरा घोंपने वाले जैसे जाने पहचाने लेबल पाठ के किनारों पर बिखरे हुए थे, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग के एक साधारण चौराहे को दुश्मन की कार्रवाई बताकर काल्पनिक व्याख्याएं फैलाई गईं। इस भाषा के दो उद्देश्य हैं। पहला, भीड़ में मौजूद लोगों को अपराधी बनाना और कठोर दंड की सामाजिक वैधता को बढ़ाना। दूसरा, बचे हुए लाखों लोगों के लिए इस संदेश को फिर से कोडित करना, चुप रहो, देखो क्या होता है। लेकिन उस शाम यह एहसास और गहरा हो गया कि इनमें से कोई भी लक्ष्य पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वायरल तस्वीरें उन लाखों खामोश लोगों की स्क्रीन तक पहुंच गई थीं, जिससे यह एहसास जगा कि मैं भी लगभग वहीं मौजूद हो सकता था। रूस में 2022 से सेना की प्रतिष्ठा को कम करने और युद्ध को बदनाम करने जैसी अस्पष्ट अवधारणाओं पर आधारित कानून पारित किए गए हैं, जो जनता के विरोध को कानूनी रूप से खत्म कर देते हैं, जबकि विदेशी एजेंट शासन देश के अंदर बची हुई स्वतंत्र आवाज़ों की आय, अभिव्यक्ति और संगठन के माध्यमों को दबा देता है। ये मानदंड न केवल एक संगठित रैली, बल्कि एक सड़क गीत, एक नारे, एक बैनर और कभी-कभी एक इमोजी को भी दंडित कर सकते हैं। 2012 से कड़ी की गई यह व्यवस्था 2022 से मोटे तौर पर पूरी तरह से एक लामबंदी तर्क में बंद हो गई है। पीछे की खामोशी अब कानून का असली निशाना बन गई है। इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ मिनटों के लिए गायक मंडली का गाना भी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा सकता है। हालांकि सत्तावादी समाजों में संगीत अक्सर अनधिकृत जनमत संग्रह की भाषा बन जाता है। ओजेरो कलेक्टिव के संदर्भ में यह लेख पुतिन के समूह पर कटाक्ष करता है और स्वान लेक के मूल भाव के साथ लगभग पूरी सोवियत उत्तर स्मृति को एक ही फ्रेम में समेट देता है। 1980 के दशक में नेताओं की मृत्यु, 1991 के तख्ता पलट के दिन, स्क्रीन पर बैले से भरी वह मध्यवर्ती दुनिया। जब इन सबको वर्तमान से जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित संदेश उभर कर आता है। संकट की गंध तब भी वैसी ही थी। मंच बदल गया है पर संगीत वही है। यह तुलना युवाओं की ऐतिहासिक अंतर्चेतना से भी मेल खाती है, क्योंकि पिछले एक दशक में बड़े शहरों में पली बढ़ी पीढ़ी ने राजनीति से अपना पहला संपर्क अक्सर संगीत और सार्वजनिक चौराहों पर होने वाले छोटे मोटे प्रदर्शनों के जरिए ही बनाया है। उस रात का गायन दल दरअसल इसी परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था की उपज है। दिखावे की बजाय स्मृति, ठंडे झंडों की जगह गर्म लय, डर की जगह साथ मिलकर बेरुखी से गाने का साहस।
हालांकि मंच पर एक ही गीत बजता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पृष्ठभूमि में 3 सूत्र गूंथे हुए हैं। पहला पहलू युद्ध की अर्थव्यवस्था से जर्जर होता दैनिक जीवन है। कीमतें, कतारें, बेरोजगारी, जबरन लामबंदी की खबरें और उन साथियों की परछाइयां जो कभी वापस नहीं लौटे। दूसरा पहलू सूचना व्यवस्था है। स्क्रीन की नीरस आवाज और टेलीग्राम चैनलों की अव्यवस्थित बहुध्वनि के बीच झूलते धारणाओं के युद्ध में छोटे वीडियो गुमनाम कहानियां और छोटे संगीत के टुकड़े युवाओं की निजी लाइब्रेरी बन जाते हैं। तीसरी लेन कानूनी विषमता का शासन। यह अनिश्चित है कि किसे कब कहां और किन शब्दों के लिए क्या सजा मिलेगी। यह अनिश्चितता एक ओर तो डर को जिंदा रखती है और दूसरी ओर कुछ युवाओं के उन बंधनों को कमजोर कर देती है जो कहते हैं मुझे तो सजा मिलेगी ही। सेंट पीटर्सबर्ग की उस रात की गूंज इन 3 गलियों के चौराहे पर बढ़ती जा रही थी। इस घटनाक्रम के राजनीतिक अर्थ को बिना बढ़ा चढ़ाकर देखे समझना जरूरी है। किसी शासन का पतन रातों रात नहीं होता, यह रातों रात दिखाई भी दे सकता है। वह दृश्यता पहले तो बस एक संकेत होती है, फिर वह एक पुनरावृत्ति बन जाती है, फिर वह भूगोल बदल देती है। अंततः थोड़े साहसिक मंचन के साथ यह एक बेहतरीन आह्वान में बदल जाता है। रूस के प्रमुख शहरों की आयु शिक्षा और संचार नेटवर्क के संदर्भ में एक अलग भूभाग है। यह भूभाग उन पीढ़ियों के बीच आकार लेता है जो लामबंदी की लहरों से सीधे प्रभावित हुई हैं और जिन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया है और विदेश चले गए हैं। उस रात का गाना इसी जमीन का एक संक्षिप्त उभार था। उच्च कानूनी जोखिम के बावजूद गाना उदासीनता से मुक्ति की एक नंगी घोषणा थी। हालांकि क्रेमलिन के नजरिए से यह तस्वीर मनोबल गिराने वाली है। विदेशी एजेंट का लेबल अंधाधुंध लगाया जा रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र की स्वतंत्र हस्तियों पर एक एक करके लेबल लगाए जा रहे हैं। अदालतें उग्रवाद और युद्ध को बदनाम करने के आरोपों के तहत लगभग किसी भी आलोचना को आपराधिक ठहरा रही हैं। लेकिन ये सारी सख्ती खिड़की के बाहर, खासकर युवाओं के बीच, एक और भाषा के प्रसार को नहीं रोक सकती। मौन की भाषा में गीत है, गीत की भाषा में निहितार्थ है। इस निहितार्थ में एक दिन है। एक दिन का यही एहसास है जिससे सत्तावादी शासन सबसे ज्यादा डरते हैं। युवाओं द्वारा चुने गए इस गीत के बोल 8 साल से कहां थे तुम, क्रीमिया पर कब्जे के बाद से बढ़ते ऐतिहासिक तनाव को भी उजागर करते हैं। यह वाक्य न केवल विदेश नीति का बल्कि घरेलू चुप्पी का भी एक लेखा जोखा है। हम उस दिन चुप थे, हम आज बोल रहे हैं। यहाँ पीढ़ियों का अंतर ज्यादा स्पष्ट है। जहां पुरानी पीढ़ी की सजगता ऐसी है कि वह टेलीविजन को ही समाचारों का एकमात्र स्रोत मानती है, वहीं युवा पीढ़ी स्क्रीन को आपके मुंह पर चिल्लाता हुआ लाउडस्पीकर समझती है। राजनीति पर इस अंतर का असर कल के चुनाव परिणामों में तुरंत नजर नहीं आएगा। हालांकि मध्यम अवधि में यह शहरी संस्कृति, विश्वविद्यालय के गलियारों, रचनात्मक क्षेत्रों और डिजिटल अर्थव्यवस्था में शासन से दूरी बढ़ाता है। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग की ये घटनाएं हाल के इतिहास में भी कोई अनोखी घटना नहीं हैं। 8 अक्टूबर 2025 को व्लादिमीर पुतिन का रूसी जनता के साथ 20 से ज्यादा वर्षों से चला आ रहा मौन सामाजिक अनुबंध मास्को के मध्य में लाखों लोगों के सामने शासन के वित्तीय मस्तिष्क केंद्रीय बैंक के सामने धराशायी हो गया। लोगों ने रूसी केंद्रीय बैंक की नीतियों के खिलाफ एक रैली निकाली। सड़कों से आई पहली तस्वीरें, जिनमें महंगाई देश को तबाह कर रही है, की चीखें थीं, मुट्ठी भर बहादुर लोगों के गुस्से से कहीं ज्यादा कुछ बयां करती हैं। जब हम इस कार्रवाई की संरचना, मांगों की विषय वस्तु और राज्य की घबराई हुई प्रतिक्रिया को समझते हैं, तो जो तस्वीर उभरती है वह एक साधारण विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है। यह एक आर्थिक घोषणा पत्र है। सबसे पहले हमें प्रदर्शनकारियों की पहचान पर गौर करना होगा। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे एक गैर पंजीकृत राजनीतिक दल है जिसे अन्य रूस के नाम से जाना जाता है। यह विवरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये लोग साधारण अराजनीतिक नागरिक नहीं हैं। उनके हर कदम और उनके हर शब्द का राजनीतिक अर्थ होता है। वे एक अग्रणी समूह हैं जो शासन के दमन से नहीं डरा है और जिसने भय की दीवार को लांघने का साहस किया है। केंद्रीय बैंक जैसे प्रतीकात्मक लक्ष्य का उनका चुनाव इस बात पर जोर देता है कि उनका संदेश क्रेमलिन के शीर्ष आर्थिक टेक्नोक्रेट्स और खुद पुतिन पर केंद्रित है। यह कार्रवाई कोई बेतरतीब सड़क प्रदर्शन नहीं, बल्कि किले पर निशाना साधा गया तीर है। हालांकि इस कार्रवाई को असल में तोड़फोड़ का रूप प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई मांगों की विषय वस्तु देती है। जब हम इन मांगों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि हर एक का उद्देश्य रूसी युद्ध मशीन के एक अलग हिस्से को तोड़ना है। उनकी पहली मांग बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए निश्चित मूल्य लागू करना है। पहली नज़र में यह एक मासूम सामाजिक मांग लग सकती है, लेकिन इसका रणनीतिक अर्थ यही है। रूसी लोग भूख से जूझ रहे हैं और यह स्थिति न केवल आम नागरिकों
बल्कि मोर्चे पर तैनात हजारों सैनिकों का भी मनोबल गिराने की क्षमता रखती है। क्या एक सैनिक जिसका परिवार घर पर भूख से मर रहा हो फिर भी लड़ने का हौसला रख पाएगा? यह सेना के मनोबल पर सबसे बड़ा आघात है। उनकी दूसरी मांग और भी गंभीर है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ। यह एक ऐसी पुकार है जो रसद गला घोंटने की रणनीति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। पेट्रोल उस विशाल रसद नेटवर्क की जीवन रेखा है जो टैंक चलाता है, ट्रक चलाता है और मिसाइलें ढोता है। देश के भीतर शुरू हो रहा ईंधन संकट और उसके कारण होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी सेना की आपूर्ति क्षमता को पंगु बना देगी। यह यूक्रेन के ड्रोनों द्वारा रिफाइनरियों और ईंधन डिपो पर किए गए हमलों की नागरिक प्रतिध्वनि है। अंत में उनकी तीसरी मांग ही सब कुछ बयां कर देती है। केंद्रीय बैंक की नीतियों की समीक्षा हानिकारक मानकर की जानी चाहिए। यह कोई तकनीकी आर्थिक आलोचना नहीं बल्कि पूर्ण दिवालियापन की स्वीकृति है। तो केंद्रीय बैंक के सामने अचानक गाने और विरोध प्रदर्शन का क्या नतीजा निकलेगा? सबसे पहले सूक्ष्म अनुष्ठान स्टिकर, क्यूआर कोड वाले पोस्टर, छोटी दीवारों पर भित्ति चित्र और एक गलियारे के तहखाने में 20 लोगों द्वारा फुसफुसाया गया ध्वनिक विरोध। फिर मौसमी दहलीजें, यानी जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले क्षण, जैसे लामबंदी की लहरें, अप्रिय मूल्य वृद्धि, बिजली कटौती और ईंधन की कमी सूक्ष्म अनुष्ठानों को व्यापक प्रतिध्वनियों में बदल सकती हैं। इन दहलीजों पर शासन आमतौर पर दो गलतियां करता है। या तो वह अत्यधिक हिंसा से प्रतिक्रिया देकर भावना को बढ़ाता है या उसे खारिज करके उसे बढ़ने देता है। सेंट पीटर्सबर्ग में शुरुआती प्रतिक्रिया में कोई खास सख्ती नहीं दिखाई गई। इससे शायद यह संकेत मिलता है कि शासन ने कुछ समय तक नज़र रखने का विकल्प चुना, यह सोचकर कि इससे अल्पकालिक लाभ होगा लेकिन मध्यम अवधि में संचय होगा। बेशक यह नरम प्रतिक्रिया किसी भी क्षण कठोर हो सकती है। रूस में खासकर 2022 के बाद से सार्वजनिक आलोचना के कारण कई युवाओं को जेल जाना पड़ा है। कुछ को तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए सजा दी गई है। ये उदाहरण उस रात गाने वालों के जहन में ताज़ा हैं। फिर भी उन्होंने गाया, क्योंकि राजनीतिक मनोविज्ञान में भय शर्म का स्तर एक निश्चित बिंदु पर क्रोध आत्मसम्मान के स्तर पर पहुंच जाता है। दूसरों की नज़रों में एक डरी हुई पीढ़ी बने रहने के बजाय युवा लोग खुद को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। वह क्षण चौक के बीचों बीच एक गीत के कोरस में पाया गया। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रवासी और घरेलू प्रतिध्वनियां तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कलाकार, पत्रकार, तकनीकी कर्मचारी, इंजीनियर और देश छोड़कर गए छात्र रूसी और अंग्रेजी दोनों में सामग्री तैयार करते हैं और उसे वापस भेजते हैं। परिणाम स्वरूप विदेशी एजेंट का ठप्पा अपनी प्रारंभिक निवारक भूमिका खो देता है और सम्मान का प्रतीक बन सकता है। युवाओं के लिए कौन बोल रहा है, इस सवाल का जवाब सरकारी टेलीविजन पर दिखाई देने वाले चेहरों से हटकर उन निर्वासित सूत्रों की ओर जाता है जिन्हें वे विश्वसनीय मानते हैं। यह प्रवृत्ति शासन के सांस्कृतिक प्रभुत्व को कमजोर करती है। यह तथ्य कि उस रात सेंट पीटर्सबर्ग में गाए गए गीत का रचयिता निर्वासन में है, इस बात का उदाहरण है कि कैसे बेड़ियां कभी कभी कुंजी बन सकती हैं। रूस जैसे कठोर केंद्रीय विस्तृत परिधि संतुलन में परिवर्तन अक्सर केंद्रों से शुरू होता है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो मुख्य केंद्र हैं जो सांस्कृतिक लहरों को सतह पर लाते हैं। इस शाम को सार्थक बनाने वाली बात है सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्खोज। जब हम अकेले गाते हैं तो हम बहादुर होते हैं, जब हम चौक में गाते हैं तो हम आज़ाद होते हैं। गीत की पंक्तियों के बीच एक और महत्वपूर्ण मोड़ छिपा है। 8 साल से तुम कहाँ थे, यह सवाल न सिर्फ क्रीमिया की यादों का जवाब है बल्कि युवाओं पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों का भी। लेकिन तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो। और यह जवाब प्रदर्शनात्मक है। हम यहाँ हैं, यह हमारी आवाज़ है। कई लोगों के लिए यह एक छोटा कदम है, लेकिन जो लोग इस गीत में शामिल होते हैं उनके लिए यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि एक सत्तावादी संदर्भ में सार्वजनिक उपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तिगत कमजोरियों पर काबू पाना जरूरी है। इसका मतलब है अपनी पहचान, नौकरी, परिवार और भविष्य को जोखिम में डालने के बावजूद अपनी बात कहने का चुनाव करना। राजनीति विज्ञान साहित्य में इस चुनाव का समतुल्य है भय की दहलीज पार करना। इन सबके बीच राज्य का कट्टरपंथ चुप नहीं बैठेगा। जांच की फाइलें खोली जाएंगी, एक एक करके चेहरे पहचाने जाएंगे और किसी गाने पर भी चरमपंथ का ठप्पा लग सकता है। लेकिन उस समय भी उस रात की यादें मिट नहीं पाएंगी, क्योंकि एक बार जब युवा लोग एक साथ बातचीत करने का आनंद ले लेते हैं तो अकेले मौन रहने की आदत अपना पुराना सुकून खो देती है। सामाजिक मनोविज्ञान कहता है कि सामूहिक क्रिया से उत्पन्न होने वाला छोटा सा उत्साह व्यक्तिगत जोखिम की धारणा को कम कर देता है।
यह विचार कि यह हमारे साथ तो होगा ही एक चक्रव्यूह में बदल जाता है कि अगर ऐसा है तो सत्ताधारी इससे डरते हैं, इसीलिए वे इस गीत को दबाना चाहते हैं, लेकिन वे इसकी धुन को नष्ट नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतिध्वनि का एक और आयाम है। ये तस्वीरें यूरोपीय राजधानियों में इस तर्क को पुष्ट करती हैं कि रूसी समाज पूरी तरह से चुप नहीं है। ये तस्वीरें मास्को के इस दुष्प्रचार के नीचे बह रही एक और धारा को दर्शाती हैं कि पूरा समाज युद्ध चाहता है। इससे विदेश नीति रातों रात नहीं बदल जाती, लेकिन यह समर्थन गठबंधन का मनोबल बढ़ाता है। यह भावना जगाए रखता है कि समर्थन के लायक प्रतिरोध मौजूद है। वैश्विक जनमत में नैतिक भार को कभी-कभी एक छोटे से वीडियो से भी समायोजित किया जा सकता है। जब हम सेंट पीटर्सबर्ग की रात को बनाने वाले तत्वों को एक-एक करके सूचीबद्ध करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। जोखिम, लय, नाराजगी। खतरा ज्यादा है, लय व्यवस्थित है, असंतोष बह रहा है। जब ये तीनों एक साथ बढ़ते हैं तो सत्तावादी व्यवस्थाएं तेजी से ढीली पड़ने और सख्त होने के बीच झूलती रहती हैं। तेजी से ढीली पड़ने से ऐसी ही हरकतें और भी बढ़ जाती हैं। सख्ती से वैश्विक छवि धूमिल होती है और आंतरिक रूप से शहादत के आख्यान गढ़े जाते हैं। इस दुविधा का कोई सही उत्तर नहीं है, क्योंकि अधिकार एक ऐसा परिवर्तनशील कारक है जिसे राजनीति विज्ञान भी गुप्त रखता है। समय, जैसे जैसे समय युवाओं के पक्ष में बहता है, शासन प्रशासन इसे धीमा करने के लिए लगभग हर संभव प्रयास करता है। इस बिंदु पर गीत का शीर्षक और अर्थ फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वान लेक वह संगीत है जो रूसी और सोवियत राजनीतिक स्मृति में अप्रत्याशित समाचारों का अग्रदूत है, लेकिन उस रात युवाओं के मुंह से यह अपेक्षित समाचार की ओर साथ साथ चलने के लिए गाया गया था। अगर शासन की अप्रत्याशितता समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाती है तो भी संगीत मंच से नहीं हटता। यह शहर का गारा बन जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग का पत्थर, नदी का पानी और आसमान का रंग ऐसे पलों को झट से याद कर लेते हैं। शहर ऐसे ही होते हैं। और एक आखिरी तस्वीर, इन गानों और छोटे छोटे विरोध प्रदर्शनों से जो जगह खाली हुई है वह कल सुबह रूस को लोकतांत्रिक बदलाव की ओर नहीं ले जाएगी, लेकिन आज यह राजनीति को युवाओं के लिए सिर्फ टेलीविजन बहसों से बाहर निकाल देती है। यह निष्कासन कोई साधारण विस्थापन नहीं है। यह कमोबेश विवेक, भूगोल और इतिहास के स्थान को भी बदल देता है। जब युवा अपनी आवाज़ सुनते हैं तो परिवार की रसोई में होने वाली बातचीत बदल जाती है। विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया में फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही हैं। काम पर, मेट्रो में, पार्क में जब लोग एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं तो उन पलों के मायने बदल जाते हैं। शासन व्यवस्था इन छोटे मोटे बदलावों को लंबे समय तक नजरअंदाज करती है। फिर एक दिन वे पूछते हैं ये कैसे हुआ, लेकिन जवाब आसान है। एक शाम, एक गाना, एक चौक, लगभग सैकड़ों नौजवान, वर्जित शब्द, बढ़ता हुआ कोरस और घटता हुआ डर। सेंट पीटर्सबर्ग में यही हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यह एक पल ही रहेगा। यह कितनी बार, किन शहरों में, किन परहेजों के साथ दोहराया जाएगा, यह तय है। अगर यह दोहराव शुरू हो गया है तो युवा राजनीति पहले ही मंच पर आ चुकी है। अब पर्दा डालने वाले बैले डांसर नहीं बल्कि गाथा गीत गाने वाले हैं। एंड यह गीत टीवी पर नहीं बल्कि गलियों में बजता है। देखने के लिए शुक्रिया।